तो सबसे पहला टॉपिक जो हम अभी सीखने जा रहे हैं, सर अभी कट रही है आवाज थोड़ी। ओके, तो देखो फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक है, सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फिर से हो गया वो। तो टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। देखो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कैपिटल P x y z is a vector whose initial point is origin and terminal point is the point P itself। जैसे मान लो हम 3D प्लेन पे बात करें, 3D स्पेस पे बात करें, अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मान लिया ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z, ये ओरिजिन है। अब ये पॉइंट अगर 3D प्लेन पे है तो रुको पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये पॉइंट मान लिया P है, मैं रेड से मार्क करता हूं, ये पॉइंट मान लिया P है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z। ओके, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट ओरिजिन है। अब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, ये पार्ट वो x है, ये y है और ये z है। इस पॉइंट का हमको क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो O से P को ज्वाइन करो, ये जो वेक्टर OP होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, इसको हम OP वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो OP वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब मान लिया OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R है, OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R है, तो OP वेक्टर को हम R वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया R वेक्टर। अब कैसे निकालते हैं ये, तो देखो ये मान लो R है, इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड या OP का मैग्नीट्यूड, इसका एक फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस z²। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर अगर किसी पॉइंट P का निकालना हो तो उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, और जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है OP, वही होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, और OP जो मिलता है वेक्टर, वो होता है पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का। अब जो वेक्टर मिला है OP, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है x, y, z, उसको स्क्वायर करके ऐड करो और उसका अंडर रूट ले लो। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का। इसके बाद है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, पहले ये कॉपी कर लो। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे लोगों ने मिथ फैला के रखा है कि बहुत टफ है,
समझ नहीं आता है क्या है। तो क्या करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट इसके समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको समझना अच्छे से। डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको डीसी लिखा जाता है, बहुत फेमस वर्ड है, डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी समझ जाएगा। एंड डायरेक्शन रेशियोज। देखो, ये मान लिया वही हमारा एक्स वाई जेड स्पेस है। हमने अभी पोजीशन वेक्टर थोड़ी देर पहले समझा है। तो ये मान लिया कोई पॉइंट पी है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, एक दूसरे कलर से अगर बनाए, ये देखो ओपी इसका पोजीशन वेक्टर है। ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है पूरे स्पेस में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है, इसको ओरिजिन से जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा ओपी का, मतलब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। पी पॉइंट एक्स वाई जेड है। ठीक, तो ये जो आर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक, मतलब ओपी वेक्टर, जिसको हम वेक्टर आर बोल रहे हैं। अगर कहीं पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड अगर कहीं पे चाहिए, तो क्या लेंगे, ओपी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होगी वही होगी इसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू हमको पता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पोजिशन वेक्टर के डिस्कशन से जो थोड़ी देर पहले हुआ था, उससे हमने ये सारी चीजें सीख रखी है। अब सोचो, ध्यान से सोचो, ये जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल पे होगा, और जेड के साथ भी किसी एंगल पे होगा, जेड एक्सिस के साथ। तो इस वाले फिगर में एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल दिख रहा है, इसको 180 मत सोचना, ये 180 नहीं है, ये 180 नहीं है। ठीक है, वाई के साथ भी कोई एंगल होगा, तो एक्स के साथ जो एंगल है उसको अल्फा मान लिया, वाई के साथ जिस एंगल पे है उसको बीटा मान लिया, और ये ओपी जेड के साथ जिस एंगल पे है उसको गामा मान लिया। तो ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है फिर से समझो, पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जिस एंगल पे है उस एंगल को अल्फा बोल दिया, ओपी लाइन सेगमेंट या ओपी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जिस एंगल पे है उसको बीटा मान लिया, और जेड एक्सिस के साथ जिस एंगल पे है उसको गामा मान लिया। ठीक है, तो इसको लिखते भी चलते हैं, द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा मेड बाय the position vector R with the positive direction of x, y and z axis are called direction angles. डायरेक्शन एंगल्स मतलब अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। अब इन एंगल्स का अगर हम कोसाइन ले लें, कोसाइंस ऑफ these angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma are called as direction cosines. Direction cosines, and they are represented by L, M and N. ठीक है,
तो L जो होगा वो कॉस अल्फा होगा। कॉस अल्फा क्या है, पहले अल्फा क्या है वो समझना। फिर से देखो, बार बार है, बार बार मैं बता रहा हूं, भूल मत जाना। अल्फा क्या है, P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब OP, वो एक्स एक्सिस के साथ कौन से एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, OP जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो OP लाइन सेगमेंट या OP वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जिस एंगल पे इंक्लाइंड है, उस एंगल का कॉस, तो वो होता है L। इसी तरीके से M क्या होता है, तो OP जो पोजीशन वेक्टर है वो y एक्सिस के साथ किस एंगल पे इंक्लाइंड है, उसका कोसाइन। और इसी तरीके से n की वैल्यू क्या होगी, कॉस गामा। L M N तक क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है हमको। देखो, ये पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा OP पोजीशन वेक्टर है, ये O है, ये X है, ये OP पोजीशन वेक्टर है, और ये एंगल मान लो अल्फा है, ये हमारा R वेक्टर है। ये लेंथ कितनी है, X, यहां से लेकर यहां तक X है। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू जरा निकालो। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन मॉड r, या x अपॉन r वेक्टर, इसका मॉडुलस, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये कितना होगा, x अपॉन r। r का मॉडुलस हमने क्या लिया है, r लिया है, देखो यहाँ पे। मतलब इसको ऐसे समझो, अगर परेशानी हो रही हो तो मैं एक और लिखता हूं। पहले इसको ऐसे लिखो, x अपॉन OP वेक्टर, r को ही हमने OP लिया है ना, OP वेक्टर जो है वही तो R वेक्टर है। अब OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी, OP लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो, तो इस ट्रायंगल में अगर कॉस अल्फा निकालें तो ये होगा x अपॉन, और OP का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड भी लिखा जा सकता है, तो ये हो गया x अपॉन R। इसी तरीके से कॉस बीटा क्या होगा, y अपॉन R, एंड कॉस गामा क्या होगा, z अपॉन R। ठीक है, अब यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड की जाए, cos अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर, यहां से x की वैल्यू अगर फाइंड किया जाए तो ये होगा r cos अल्फा। y की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो ये होगा r cos बीटा, और z की वैल्यू होगी r cos गामा। ठीक, अब देखो cos अल्फा को हमने क्या लिया है, l लिया है ना, यहां से देखो, तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू एल आर। कॉस बीटा को हमने m लिया है, तो ये हो गया एम आर, और ये हो गया एन आर। इन तीनों को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एल एम एन, जिसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, उनका एक परफेक्ट मल्टीपल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एल एम एन को हमने क्या नाम दिया है, हमने एल एम और एन को नाम दिया है डायरेक्शन कोसाइन। तो इन तीनों को किसी किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे देखो एल को आर से कर दिया, एम को भी आर से, एन को भी आर से, तो एल आर, एम आर एंड एन आर, ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इनको समझने के लिए एल आर को हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, डायरेक्शन रेशियोज हो गए ये वाले, वेयर ए इक्वल टू एल आर, बी इक्वल टू एम आर, एंड सी इक्वल टू एन आर। यहां तक क्लियर, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको फिर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको जेड कर लो, जल्दीबाजी में आर लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लो। देखो, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। इस लाइन को भी लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज
are always proportional with the डायरेक्शन कोसाइंस। ऑलवेज प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस के, कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस में जो एल एम एन की वैल्यू होती है उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो वो डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं। जैसे यहां पे भी देख सकते हो एल एम एन, ये तीनों हमारे क्या है, एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इन तीनों को अगर आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसको डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड किया जाए, जैसे एल आर अपॉन एल किया जाए, फिर एम आर अपॉन एम किया जाए, एन आर अपॉन एन किया जाए। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे ये दो भी नोट कर लो। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस की, वो भी समझ लो। तो ये राइट साइड के स्पेस में करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। कुछ ज्यादा नहीं है प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो कई बार क्वेश्चन में लग जाती है, तो यहां लिखते हैं। रेड से देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये ऑलवेज वन होता है। डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करें और ऐड करें तो रिजल्ट वन आता है, बट डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके ऐड करें तो ये वन कदापि नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और एल की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या होती है, कॉस बीटा, और एन की वैल्यू क्या होती है, कॉस गामा, और अल्फा बीटा क्या है। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स के साथ जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो अल्फा है, वाई के साथ जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो बीटा है, और जेड के साथ जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो गामा है। इन तीनों एंगल का कोसाइन ले लें तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो x के साथ जो एंगल है उसका कोसाइन ले लोगे तो l मिलेगा। l मतलब cos अल्फा, m मतलब cos बीटा, एंड n मतलब cos गामा। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, ये हम अभी वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो l की वैल्यू क्या हो गई देखो, l की वैल्यू क्या हो गई देखो, यहां से कहां है l की वैल्यू, कहां है, कहां से निकालेंगे, यहां से निकालो, x इक्वल टू एल आर है ना। तो यहां से l की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन आर। y की वैल्यू क्या होगी देखो, यहां से y की वैल्यू, ओ सॉरी सॉरी, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, y बाई आर। और n की वैल्यू, क्योंकि l m n चाहिए हमको, इसीलिए n की वैल्यू क्या होगी, z अपॉन आर। यहां पे डालो, तो l स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। m स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और n स्क्वायर की वैल्यू z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका LCM ले लो, तो एलसीएम हो गया आर स्क्वायर, ऊपर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पे लिखी है, आर का स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो होगा। तो ऊपर दिख रहा है आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है, और नीचे एक आर स्क्वायर बैठा है, यस सर। ये हो गया वन इक्वल टू आर एच एस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम ऑलवेज वन, बट डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स का सम वन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको भी देख लेते हैं कैसे। तो इसका एलएचएस सॉल्व करें अगर, चलो ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगा हमारा एल आर, और इसका स्क्वायर, यही तो ए है, यही तो बी है, और यही तो हमारा सी है ना। एल आर को ही तो ए बोलते हैं, एम आर को बी बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, एन आर को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे यस सर। एल आर को ए, एम आर को बी, एन आर को सी।
यहां पे लिखा भी है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब एम आर का स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब एन आर का स्क्वायर। ये कितना होगा देखो, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब पहले लिखते हैं एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं यहां से डायरेक्टली। तो आर स्क्वायर यस इंटू सर। क्या बच गया, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्यों जीरो नहीं हो सकता वो सुनो। एक्स वाई जेड, ये देखो तीनों स्क्वायर टर्म्स हैं। थोड़ी सी बात क्लास 9th में जो पढ़े थे वो 10th में भी पढ़ा था और 11th में तो पढ़ा ही था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता, पहले बात तो ये सोचो जीरो कब होगा। ये तीनों स्क्वायर्स वाले नंबर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, नेगेटिव तो कोई चांस ही नहीं है। वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी जीरो, जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी जीरो। तो इन तीनों का सम अगर जीरो है, कहने का मतलब एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, वाई को भी जीरो, और जेड को भी जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड अगर जीरो हो जाए मतलब पॉइंट पी कहां पे कोइंसाइड हो जाएगा, ओरिजिन के साथ, जीरो वेक्टर बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। तो उसका काहे का पोजीशन वेक्टर, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो पॉइंट पी अगर स्पेस में है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, अगर वो थोड़े से लॉजिकल है, मतलब पॉइंट पी ओरिजिन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट का, क्योंकि एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, तो एक्स वाई जेड अगर जीरो नहीं है, उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मान लो एक्स स्क्वायर हमारा 25 हो जाए, वाई स्क्वायर हमारा मान लो 10 हो जाए, तो जेड स्क्वायर -35 तो नहीं होगा ना, -35 होगा तभी जीरो होगा इनका सम। तो जेड स्क्वायर भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो माइनस कैसे हो सकता है। तो ये एकदम प्रूव है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जीरो एक ही कंडीशन पे होगा, जब पॉइंट पी ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करेगा, तभी हम ये बोलेंगे कि पॉइंट पी का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ओरिजिन के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के जैसा है। क्या ये बात क्लियर है। यस सर। तो ये चीज यस एकदम सर। दिमाग में रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कभी भी वन नहीं होता है, कभी भी वन नहीं होता है, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज वन होता है। इसको भी नोट डाउन कर लो। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। इसको समझने से पहले यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सेस। पहला, इसको आई कैप पढ़ते हैं, मॉर्निंग में बताया था मैंने, आई कैप बोलते हैं इसको। कैसे बोलते हैं, आई कैप। ये जो होता है इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। आई कैप x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर होता है, मतलब अगर आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 आएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, x एक्सिस के along। मैं भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। जे कैप जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। और थर्ड यूनिट वेक्टर के कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। सर एक तरह से आई जे के एक्स वाई जेड ही हो गए। ऑब्वियसली हाँ। ये x पे है, x के साथ है, x के डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो ये अगर x एक्सिस है, ये y है, और ये z है,
तो 1 मैग्नीट्यूड, एक्स पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से। तो ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा आई कैप है। वाई पे 1 यूनिट, तो ये जो वेक्टर है वो जे कैप है, और ये जो वेक्टर है वो के कैप है। ठीक, आई जे के क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। कई बार इनको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, तो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा। जैसे स्केलर नंबर 5 है और कोई वेक्टर क्वांटिटी है, 5 को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट ऑब्टेन होगा, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखो, मान लो कोई वेक्टर है या कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P स्पेस में, ये पॉइंट है P, ये वाला हमारा वाई एक्सेस, ये वाला जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन है। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, जिसको R बोल रहे हैं हम लोग, कब से OP ज्वाइन कर लिया हमने, जो R वेक्टर है वो कैसे लिखेंगे? X इंटू आई कैप, Y इंटू जे कैप और Z इंटू के कैप। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, तो x कंपोनेंट के साथ आई कैप, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x पे होगा, y कोऑर्डिनेट y पे और z कोऑर्डिनेट z पे। ठीक, तो x y z जो नंबर्स हैं, यहां पे देखो x y z जो नंबर्स हैं इनका भी नाम है, ये होते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट, अब हम शुरू से बोल रहे हैं कि ओपी अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ओपी का पोजीशन वेक्टर निकलेगा। अब एक्स वाई जेड तो स्केलर नंबर है, इनको कैसे हम मैग्नीट्यूड देंगे? तो ऐसा करें कि पॉइंट पी का मान लो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है और ये मान लो 2 है। तो हम ओपी को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि इनके मैग्नीट्यूड पे फर्क ना पड़े, मैग्नीट्यूड पे फर्क ना पड़े लेकिन इनको डायरेक्शन मिल जाए। ऐसा काम करना है हमको, क्योंकि 5 को 5 से हम चेंज नहीं कर सकते। इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 5 3 और 2 ये तो स्केलर कंपोनेंट है, लेकिन अगर इनसे हम डायरेक्शन देना चाहते हैं, डायरेक्शन लेना चाहते हैं, तो इनको हमें कोई ऐसा कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे इनका मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट ना पड़े लेकिन इनको डायरेक्शन मिल जाए। तो 5 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है, इसको आई कैप का मल्टीप्लीकेशन दे दो, क्योंकि 5 को अगर आई कैप मल्टीप्लाई कर भी ले तो 5 5 रहेगा, क्योंकि आई कैप का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इससे क्या होगा? 5 को एक्स एक्सिस के साथ का डायरेक्शन मिल जाएगा क्योंकि आई कैप लग गया उसके साथ। 3 को क्या मिल जाएगा? जे कैप, और इसको मिल जाएगा के कैप। तो किसी भी पॉइंट को इस फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 5 3 2 जो है वो रैंडम पॉइंट हमने एक्स वाई जेड ले लिया। तो इसमें से एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। एंड आई कैप, जे कैप and k cap are corresponding unit vectors in the direction of x, y and z axis. ठीक है, एक्स वाई जेड को डायरेक्शन देने के लिए हमने इनको आई जे के से मल्टीप्लाई किया है, और आई जे के से ही इसलिए किया है कि आई जे के का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है। आई जे के का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है। इसी वजह से ये अगर x को, जैसे मान लो x हमने 5 ले लिया, तो 5 को अगर आई कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फायदा होगा? 5 को डायरेक्शन मिल जाएगा x के अलोंग, और 5 का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे ही j का मैग्नीट्यूड भी 1 है और k का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो इस पॉइंट को एक्स वाई जेड अगर हमने दे दिया तो ये 5 आई कैप जो होगा ओपी वेक्टर का x कॉम्पोनेंट होगा। ये x कंपोनेंट हो गया, ये वाला y कंपोनेंट हो गया, और 2k क्या हो गया?
z कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर का कंपोनेंट बना सकते हैं। ये लिख लो पहले। जब हमने वेक्टर्स को ऐड किया था सुबह में, लेक्चर 1 जो था इसका, उसमें हमने वेक्टर्स को ऐड किया था, बट ऐड करने में बस फॉर्मूला सीख लिया था। वेक्टर को एक्चुअली कंपोनेंट के फॉर्म में ऐड कैसे करते हैं। इसे मान लिया पहला वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। कोई भी पॉइंट ए है मान लो, जैसे मान लिया ये हमारा वही स्पेस है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए का पोजीशन मान लिया हमने a1, a2, a3। तो इसको वेक्टर कैसे देंगे, ओ से ए को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, और वही मैंने यहां पे लिखा है। तो इस वेक्टर को कंपोनेंट अगर दे दिया हमने आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ, तो ओ ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। तो ये वेक्टर ए हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट है, मान लिया कैपिटल बी, इसका जो लोकेशन है वो है हमारा b1, b2 और b3। तो b वेक्टर है, b1 के साथ i कैप, b2 के साथ j कैप और b3 के साथ k कैप। ये भी वेक्टर b है। तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का सम चाहिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b चाहिए, तो ऐड करने में ये चीज ध्यान रखनी है, i के साथ i कंपोनेंट, z के साथ j के साथ j और k के साथ k ऐड होगा। तो ये होगा a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3 k कैप। ये प्लस का था, अगर यहां पे माइनस होता तो ये ऐसे हो जाता, माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब अगर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हो, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर बोल रहा है इक्वल है, जैसे मान लो वेक्टर ए हमारा वही है a1 प्लस a2 प्लस a3, और वेक्टर बी जो है वो वही हमारा b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। अगर इसने ये बोल दिया इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, देन इनके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट के इक्वल होगा, y कंपोनेंट y के और z कंपोनेंट z के। तो अगर वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब a1 b1 के इक्वल हो, a2 b2 के इक्वल हो और a3 b3 के इक्वल हो। ऐसा होगा तभी हम ये बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हैं, इक्वल है। ये बात क्लियर बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। अच्छा रुक जाओ, एक और छोटा सा टॉपिक कर लें, अभी स्पेस काफी है यहाँ पे। देखो यूनिट वेक्टर, ये सब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि कोई वेक्टर दिया होता है और बोला जाता है इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा बताओ। जैसे मान लिया ए हमारा कोई वेक्टर है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। तो यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is given by A cap, which is equal to vector A upon magnitude of vector A। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट कैप निकालने का यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो A कैप की वैल्यू क्या होगी, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। इसको और अगर एक्सपैंड करके लिखना हो तो A1 अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, इसके साथ आई कैप, फिर A2 अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, इसके साथ जे कैप, और A3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, इसके साथ के कैप। तो ये जो वेक्टर अभी अभी लिखा है ये वाला, वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, मैं रेड से सर्कल कर देता हूं, कई क्वेश्चन में हमको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो। अब देखो कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको भी समझते चलो, फिर सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। दो वेक्टर्स कब बोलेंगे कोलिनियर? इसके अंदर दो रूल्स आते हैं। दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर तब बोलेंगे, ऐसे लिखें, two vectors are said to be collinear if first part they are parallel। इसे मान लो ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है। जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं बट उनका लेंथ अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल लाइन उनको फिर भी बोलेंगे। ट्रेपीजियम पढ़े हो ना, जैसे ट्रेपीजियम में ऐसा भी तो होता है, दो पैरेलल लाइंस इक्वल होंगी, ये कहाँ लिखा होता है? ट्रेपीजियम में देखो 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, कहाँ इक्वल है? बट फिर भी इनको पैरेलल बोल सकते हैं। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं है पैरेलल होने के लिए, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो वो मैटर नहीं करता है। डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो उन वेक्टर्स को पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल वेक्टर अगर हैं उनको हम आंख बंद करके क्या बोलेंगे? कोलिनियर। पहली चीज तो ये होती है, इसका भी डिस्कशन होगा थोड़ी देर में। दूसरा ये हो सकता है दे आर, तुम यहां पे एक नया वर्ड सीखोगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब ये मान लिया वेक्टर ए है, वेक्टर बी उसका डायरेक्शन सेम नहीं है बट सॉरी उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों को समझने से पहले हमें ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। इसे मान लिया वेक्टर ए है कोई, ए बी एनी वेक्टर, और वेक्टर बी हमने डिफाइन किया है, वेक्टर बी हमने डिफाइन किया है लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। अब देखो पहला केस, अगर लैम्डा पॉजिटिव है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है देन वेक्टर बी will be in the direction of vector A called parallel vectors। अगर हमारा लैम्डा पॉजिटिव हो गया, लैम्डा अगर पॉजिटिव हो गया, जैसे मान लो वेक्टर ए है 5k कैप, एग्जाम्पल वेक्टर ए मान लो 5k कैप है और वेक्टर बी हमने निकाल लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 5k कैप, तो कितना आ गया 10k कैप। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, ए जो है वो 5k कैप है, मतलब ये y एक्सिस के डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, और ये वाला भी k कैप है, मतलब y के डायरेक्शन में ही है, ये वाला भी y के डायरेक्शन में ही है। इसका मैग्नीट्यूड भले ही डबल है, 5 का डबल है, तो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाए, ये फर्स्ट में लैम्डा पॉजिटिव था, सेकंड में इफ लैम्डा इज नेगेटिव,
then vector b will be in the direction opposite to vector a, and both vector a and vector b are called as anti-parallel वेक्टर्स। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। जैसे वेक्टर ए मान लिया, वही हमारा 5k कैप है, और हमने एक वेक्टर बी डिफाइन किया जिसको -2 टाइम्स ए हम लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10k कैप। अब देखो यहां पे ये 5k कैप, ये एक वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यस और नो? के कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस ना? यस और नो? नहीं सर। के कैप मतलब जेड एक्सिस ना? हाँ सर। यस सर, यस। चलो तो ठीक है, चीजों को समझ रहे हो। तो के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहां भी मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, आई एक्स के होता है, और जे होता है वाई के डायरेक्शन में। के मतलब जेड एक्सिस। चलो कोई बात नहीं, बात तो समझ गए होगे। तो 5k कैप मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब ये जो बी यस है, सर। इस वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड है 10, 10 + 10, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव जेड के अलोंग, नेगेटिव जेड एक्सिस। के कैप नेगेटिव है ना, इसको ऐसे लिखो 10 इंटू माइनस के कैप। ठीक है, तो 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस का के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल तो हो गए ना। एक मान लो इधर जा रहा है और दूसरा मान लो इधर जा रहा है, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है। यही केस तो है वो। बात यस समझ में सर। आ रही है? तो अब इन दोनों को, दोनों ही केसेस में हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स कैसे हैं हमारे, कोलिनियर हैं। चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केसेस में हमारे वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहां पे इन दोनों का कंक्लूजन, जैसे यहां पे मान लिया ए हमने ले लिया लैम्डा टाइम्स बी वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव, और यहां पे एंटी पैरेलल में ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी लैम्डा इज नेगेटिव इन बोथ द केसेस। अच्छा ऊपर लिख दिया है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे राइट साइड में है। फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन ये है और सेकंड का एक्सप्लेनेशन ये है। इसको भी कॉपी कर लो, इनको भी कॉपी कर लो जल्दी से। देखो अभी तक जितना पढ़ा है ना, ये कोलिनियरिटी पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन, ए एक वेक्टर है, यह है 2i कैप -3j कैप +4k कैप, और एक वेक्टर बी है, यह है -4i +6j -8k। क्वेश्चन में ये बोल रहा है प्रूव दैट ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने को बोल रहा है। देखो सॉल्यूशन, कोलिनियर प्रूफ करने को बोल रहा है तो तुम्हें सिर्फ ये करना है, a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b कर देना है। लैम्डा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, पॉजिटिव हो जाएगा तो ठीक है, और प्रिसाइसली बोल लेंगे कि a और b पैरेलल है। अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाए तो क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल है। बट दोनों ही केसेस क्या होते हैं, कोलिनियर वाले होते हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तुम्हें बस ये दिखा देना है, या तो a को दिखा दो लैम्डा टाइम्स b, या b को भी दिखा सकते हो लैम्डा टाइम्स a। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि a लैम्डा टाइम्स b हो, b भी लैम्डा टाइम्स a हो सकता है। जहां पे लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ऐसे लिख लेना चाहिए, लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन जीरो स्केलर। जीरो भी स्केलर क्वांटिटी है, बट नॉन जीरो लिखना है हमको।
तो देखो कैसे लिखते हैं, b को जरा सा देखो, b को क्या हम -2 कॉमन करके 2i कैप -3j कैप +4k कैप ऐसा लिख सकते हैं। देखो b को -2 कॉमन करके यस सर। यस ये सर। क्या बन गया, -2 इंटू a बन गया। तो वेक्टर b इस फॉर्म पे आ गया, लैम्डा इंटू a, वेयर लैम्डा क्या हो गया -2, नॉन जीरो कांस्टेंट है। सो a एंड b आर कोलिनियर। ये हो गया प्रूफ। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, हाँ सर। ये इजी है, वेक्टर बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे, ताकि वो टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाए। जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आती है, मतलब कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन है, फाइंड डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन एंड डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए जो दिया है आई कैप 2j कैप और 3k कैप। बहुत इजी होता है ये निकालना। सबसे पहले वेक्टर अगर इस फॉर्म पे दिया हो, ध्यान से सुनना, वेक्टर अगर इस फॉर्म पे दिया हो या फिर इस वेक्टर का पोजीशन दिया हो 1, 2, 3, इससे क्या होगा 1, 2, 3 ये पोजीशन है उस पॉइंट का। जैसे ये पॉइंट मान लो हमारा ए है, उसका पोजीशन है 1, 2, 3। तो इसको अगर ज्वाइन कर लें ओरिजिन से और इसको वेक्टर ए बोल दें, तो वेक्टर ए कैसे लिखोगे, 1 के साथ आई कैप, 2 के साथ जे कैप और 3 के साथ के कैप, ऐसे तो लिखेंगे। तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, 1, 2, 3, वो ले लो, वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज आर क्या क्या, स्केलर कंपोनेंट 1, 2, 3, ये आंसर हो गया। डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालेंगे, वेक्टर अगर इस पॉइंट के फॉर्म पे दिया हो तो क्या करोगे, पहले उसका ये वाला फॉर्म लिख लोगे, और इस फॉर्म में जो स्केलर कंपोनेंट है वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये बात क्लियर बोलो। यस सर। यस अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस ये भी 2 मिनट का है। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करना है, तुम्हें वेक्टर ए के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग ए लिखना है। ये स्टेप है, राइट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। कैसे लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, है ना, ये ठीक है ना। यस सर। मतलब ये जो लिख रहे हैं वो हम ए कैप की वैल्यू लिख रहे हैं। ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप लिखो कितना आएगा, वेक्टर ए हमारा आई कैप 2j कैप और 3k कैप। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर्स को ऐड करना पड़ता है। तो ये 9 + 4 13 और 1 14, तो इसको डिवाइड कर लिया 14 से। अब इसको जरा और एक्सपैंड करके लिखो, तो 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप और 3/√14 के कैप। तो इसमें जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे वो क्या होंगे, देखो, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। समझ आई बात? यस सर। यहां पे भी चाहो तो चेक कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आ जाना चाहिए। अगर आंसर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, याद है ना, LMN होते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, A, B और C। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो मिला है हमको उसका स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 आना चाहिए। ये रूल हमको याद होना चाहिए, L² + M² + N², ये 1 होता है। चेक कर लो जरा इन नंबर्स को लेके, 1/√14 ये L है, इसका स्क्वायर, 2/√14 ये M है, इसका स्क्वायर, एंड 3/√14 ये क्या है, N है,
इसका स्क्वायर करो जरा, तो ये 1/14, 4/14 और 9/14, एलसीएम कितना हो गया 14, ऊपर भी देखो 9, 4, 13 और 1 14, तो 1 मतलब हमारा आंसर बिल्कुल वेरीफाइड है। ठीक है सर। ठीक है, चलो तो यहां तक कॉपी कर लो। अगली क्लास पे हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स के फॉर्म में, और सेक्शन फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 16 नहीं 10.2 में चलेंगे।